ठीक है। नाउ सबसे पहले व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? नाउ सरफेस केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ phenomena that occurs especially on the surface of material. ठीक है, especially on the surface of material. Why on the surface? The chemistry of surface is different. देखो, the chemistry of surface is different than the chemistry of bulk. सरफेस एंड बल्क का मतलब क्या होता है कि जो ये पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को आप बोलोगे सरफेस, एंड जो भी अंदर का पार्ट है, अंदर के पार्ट को आप बोलोगे बल्क। ठीक है, एनीथिंग ऑन द आउटसाइड इज सरफेस, एनीथिंग ऑन द इनसाइड इज बल्क। ठीक है। Now, the chemistry of surface is different from the chemistry of bulk. Why? Because of the imbalance. ठीक है, because of the imbalance of attractive or repulsive forces. अब यहाँ पे इम्बैलेंस देखो किस तरह से हुआ। अगर सपोज करो आप कंसिडर करते हो कि आपके पास ये बी वाला जो पार्टिकल है, ठीक है, बी वाला पार्टिकल में सेंटर में जो है, अब सेंटर में जो पार्टिकल है उसके सभी डायरेक्शन में एनवायरनमेंट जो है वो सेम है। सभी डायरेक्शन में एनवायरनमेंट सेम होने का मतलब क्या है? इसके पास राइट साइड में भी सेम पार्टिकल होगा, लेफ्ट साइड में भी सेम पार्टिकल होगा, टॉप पे भी एंड बॉटम में भी। ठीक है, उसके अलावा फ्रंट में भी सेम पार्टिकल होगा एंड अंदर के साइड भी सेम पार्टिकल होगा। सो बिकॉज दिस इज फेसिंग द सेम एनवायरनमेंट इन एवरी डायरेक्शन, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा, ठीक है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा जीरो। क्यों? क्योंकि टॉप जो है उसको बॉटम कैंसिल आउट कर रहा है, राइट जो है उसको लेफ्ट कैंसिल आउट कर रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है। वेयर एज जो पार्टिकल आपके पास सरफेस पे है, अब सरफेस पे जो पार्टिकल है उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। एनवायरनमेंट डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि इसके पास लेफ्ट साइड में जो पार्टिकल होगा, राइट साइड में वही पार्टिकल होगा। ठीक है, लेकिन बॉटम में जो पार्टिकल है, अब टॉप में इसके पास सेम पार्टिकल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लेफ्ट एंड राइट वाला फोर्स जो है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, दैट इज ट्रू, लेकिन इसका जो टॉप एंड बॉटम वाला फोर्सेस है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता है। ठीक है, यही चीज डिफरेंस है व्हेन अ पार्टिकल इज ऑन द सरफेस versus when a particle is inside the bulk. Inside the bulk all the forces are balanced, whereas on the surface all the forces are not balanced. Is this clear? ओके, अब सरफेस केमिस्ट्री में जो तीन मेजर पार्ट हमें करना है, सरफेस केमिस्ट्री में तीन मेजर पार्ट है। फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन, सेकंड इज कैटालिसिस, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स। ठीक है, विल डिस्कस वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इट्स एडजॉर्प्शन ए डी, ठीक है, एंड नॉट एब्जॉर्प्शन ए बी। यहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर में जितनी भी बार एडजॉर्प्शन बोलूं उसका मतलब हमेशा ए डी ही होगा, इट विल ऑलवेज बी ए डी। ठीक है, नाउ व्हाट इज एडजॉर्प्शन? ठीक है, एडजॉर्प्शन इज द एक्यूमुलेशन, adsorption is the accumulation of molecular species. Now next is very important, at the surface, okay, at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid. अब इस चीज का मतलब क्या है? जैसे कि आप सपोज करो, अगर आपके पास अगर सपोज करो कि आपके पास कोई भी कपड़ा है, ठीक है, एनी क्लॉथ, कॉटन फॉर एग्जांपल, एंड यू हैव लेट्स से रेनकोट। एक आपके पास कोई भी नॉर्मल शर्ट है, ठीक है, दूसरा आपके पास रेनकोट है। तो अगर आप सपोज करो दोनों में पानी डालते हो, तो इन केस ऑफ रेनकोट, इन केस ऑफ रेनकोट जो पानी है वो सरफेस पे ही रहेगा या रेनकोट के अंदर भी जाएगा? करेक्ट, इन केस ऑफ रेनकोट जो पानी है वो सरफेस पे ही रहेगा, वो जो है अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो इसी चीज को आप बोलते हो कि इन केस ऑफ रेनकोट द वाटर विल स्टे ऑन द सरफेस एंड नॉट इन द बल्क। वेरएज अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल शर्ट है या कोई भी जीन्स है, अगर आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो वहां पे पानी क्या होगा? पानी जो है वो सरफेस पे तो रहेगा ही रहेगा, इन एडिशन पानी जो है वो अंदर भी चल जाएगा, राइट? ठीक है, तो यही होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एडसॉर्प्शन ए डी, ठीक है, एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ए बी। इन केस ऑफ एडसॉर्प्शन, इन केस ऑफ एडसॉर्प्शन the accumulation is only at the surface, the accumulation is only at the surface। ठीक है, अब इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज एडसॉर्बेट, सेकेंड वर्ड इज एडसॉर्बेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक बार में याद रह जाएगा।
जो भी चीज एब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी चीज एब्जॉर्ब हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेट। जिस चीज पर एड्सॉर्ब हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ऑफ वाटर एंड रेनकोट, ऑफ वाटर एंड रेनकोट, तो इस केस में आपका एड्सॉर्बेट क्या आएगा बताओ? करेक्ट, इन दिस केस योर एड्सॉर्बेट विल बी वाटर, जो चीज एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे एड्सॉर्बेंट क्या आएगा? करेक्ट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब जैसे कि सपोज करो आप इन तीनों एग्जांपल को देखोगे, ये तीनों एग्जांपल जो है दिस इज आल्सो फॉर एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखते हो, यू हैव समथिंग व्हिच इज ग्रीन कलर्ड, यू हैव समथिंग व्हिच इज सिल्वर कलर्ड, ग्रीन कलर्ड एंड सिल्वर कलर्ड। यहाँ पे एड्सॉर्बेट कौन सा होगा, ग्रीन और सिल्वर? करेक्ट, यहाँ पे जो आपका एड्सॉर्बेट पार्ट है दैट विल बी अ ग्रीन पार्ट, एंड यहाँ पे जो सिल्वर कलर का पार्ट है दैट बिकम्स योर एड्सॉर्बेंट। आप नेक्स्ट डायग्राम देखो, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में यू हैव एक्टिवेटेड चारकोल and you have gas molecules, activated charcoal and gas molecules. What is the adsorbent here? Correct, in this case your adsorbent will be charcoal or activated charcoal, ठीक है, and in this case your adsorbent will be gas molecules। देखो जो लास्ट डायग्राम है, लास्ट डायग्राम इज जस्ट टू क्लैरिफाई इवन मोर। लास्ट डायग्राम में देखो क्या है, जिस चीज के सरफेस पे हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेंट, ठीक है, एंड जो चीज इसके ऊपर एडसॉर्ब हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेंट। सो फार सो गुड। ओके, अब देखो इसके आगे नेक्स्ट क्या है कि चलो ठीक है, एब्जॉर्प्शन तो हमने डिस्कस कर लिया, बट नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? ठीक है, अच्छा ये चीज देखो, आप एक और बार देख लो, कई बार आपको याद करने में इजी रहेगा। एड्सॉर्बेट इज सिमिलर टू सॉल्यूट, सिमिलर बट नॉट सेम। आप कभी भी सरफेस केमिस्ट्री में सॉल्यूट या सॉल्वेंट वर्ड यूज नहीं करते हो। ये पार्ट जो है ये सिर्फ समझने के लिए है कि एड्सॉर्बेट जो है दैट कैन बी ट्रीटेड एज सिमिलर टू सॉल्यूट, एड्सॉर्बेंट जो है उसको ट्रीट कर सकते हो एज सॉल्वेंट। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट आप ये वर्ड यूज नहीं करते। मूविंग ऑन, द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखो यहाँ पे आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन के केस में द एक्यूमुलेशन, इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन द एक्यूमुलेशन इज ओनली ऑन द सरफेस। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन the accumulation is on the surface as well as in the bulk। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे डिफरेंस कैसे बताया जाता है? इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, in case of absorption the concentration is uniform, in case of absorption the concentration is uniform on the surface and inside the bulk। कहने का मतलब अगर एब्जॉर्प्शन के केस में, अगर एब्जॉर्प्शन के केस में बाहर में अगर 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, सरफेस पे अगर 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो बल्क में भी 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही होगा। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इट इज यूनिफॉर्म, दोनों साइड सेम होता है। इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन इट इज डिफरेंट। ठीक है, इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन सरफेस पे एंड बल्क में डिफरेंस होगा। अगर सपोज करो सरफेस पे 5 है तो बल्क में 5 नहीं होना चाहिए। 5 के अलावा वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या इनफैक्ट वो 5 से ज्यादा भी हो सकता है। इट कैन बी 6, इट कैन बी 10, इट कैन बी 20। इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन इट शुड बी डिफरेंट, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इट शुड बी सेम। क्लियर? ओके, अब उसके अलावा देखो अगेन आपको कुछ कॉमन टर्म्स है जो कि आपको याद रखते हैं। व्हेन बोथ ऑफ देम टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, अगर एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही साथ में हो रहा है तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप इस चीज को याद कर लो। ओके, इसके अलावा द ऑपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डिसॉर्प्शन। कहने का मतलब जो आपका ये डायग्राम था, जो आपका ये डायग्राम था जहां पर कि ये चीज इसके ऊपर चिपक रहा है, या ये चीज जो कि इसके ऊपर स्टिक कर रहा है, अगर यही चीज अनस्टिक करने लगे या अगर यही चीज रिमूव होने लगे तो दैट इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। ओके, तो उसके अलावा एक और चीज, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर सॉलिड्स। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर सॉलिड्स इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। ठीक है, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली एक वर्ड है, आप इस चीज को याद रख लो। ठीक है,
उसके अलावा अगर आपको गैसेस ओवर सॉलिड दिया गया है, तो इन दिस केस व्हाट इज योर एडसॉर्बेट? करेक्ट. इन दिस केस अगर आपको दिया गया है gases over solid, it means that your adsorbate is gas and your adsorbent is solid. Clear? ओके. फिर देखो नेक्स्ट क्या है. अब यहाँ पे ये पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस. ठीक है. अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, अगर कोई भी गैस मॉलिक्यूल, अगर कोई भी गैस मॉलिक्यूल इज सॉलिड सरफेस से स्टिक कर रहा है, इफ एनी गैस मॉलिक्यूल इज कंबाइनिंग और स्टिकिंग टू द सॉलिड सरफेस, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जब तक ये गैस मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, तब तक ये गैस मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ स्टिक नहीं करेगा. वो हो सकता है कोलाइड करके निकल जाए, लेकिन अगर उसको स्टिक करना है, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर सर्कल जो है वो स्टिक कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज स्टिक तभी करेगा अगर इस सर्कल या इस गैस मॉलिक्यूल एंड इस सॉलिड के बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो. And if a bond is formed, then energy is absorbed or released. Correct. If a bond is formed, then energy is released. And if energy is released, what is the sign of delta H? करेक्ट. अगर आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उस केस में डेल्टा एच का साइन जो है वो आपका आएगा नेगेटिव. ओके. इसके अलावा आप देखो नेक्स्ट चीज क्या है, डेल्टा एस. डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी. एंट्रोपी का मतलब क्या था, डिसऑर्डर इन अ सिस्टम. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप इमेजिन करो अगर यही जो सैंपल है, अगेन यही जो सैंपल है, आप इमेजिन करो कि इनिशियली आपके पास सॉलिड था एंड इनिशियली आपके पास 100 molecules of gases थे. Initially you had this solid, initially you had 100 molecules of gas and none of the molecules was sticking to the solid. यानी कि इनिशियली कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड के साथ स्टिक नहीं कर रहा था. फाइनली आफ्टर सम टाइम व्हाट यू हैव ऑब्जर्व इज कि अब इस सरफेस पे लेट्स से 80 मॉलिक्यूल्स स्टिक कर रहा है, 20 मॉलिक्यूल्स जो है वो स्टिक नहीं कर रहा है. Initially you had 100 molecules, none of which were sticking. Finally 80 molecules जो है वो stick कर रहा है, 20 molecules जो है वो stick नहीं कर रहा है. Now has the disorder or randomness increased or decreased? यहाँ पे देखो इनिशियली आपके पास 100 गैस मॉलिक्यूल्स था, 100 गैस मॉलिक्यूल्स कुछ भी एक डिसऑर्डर होता. अब आपके पास 100 गैस मॉलिक्यूल्स के जगह सिर्फ 20 गैस मॉलिक्यूल्स ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसऑर्डर या रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज करेगा. एंड अगर डिसऑर्डर डिक्रीज करता है, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एस? क्या हो गया तुम लोगों को? डिसऑर्डर इज सेम एज एंट्रोपी, एंड अगर कोई भी चीज डिक्रीज करेगा तो उसका साइन क्या आएगा, उसका साइन आएगा नेगेटिव. तो इन दिस केस अब देखो हमारा डेल्टा एच का साइन क्या आया, डेल्टा एच का साइन आया नेगेटिव. डेल्टा एस का साइन क्या आया, डेल्टा एस का भी साइन आया नेगेटिव. यानी कि अब देखो डेल्टा एच इज नेगेटिव, वाई? बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन कॉजेस रिलीज ऑफ एनर्जी. उसके अलावा देखो आपके पास इनिशियली सॉलिड था एंड आपके पास इनिशियली गैस था, बट ये गैस पार्ट जो है वो सॉलिड पे एड्सॉर्ब हो रहा है, एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इन दिस केस आपका डेल्टा एस जो है वो भी आपका नेगेटिव आएगा. अब अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी देखोगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, for a reaction to be spontaneous, the sign of delta G should be correct. For a reaction to be spontaneous, the sign of delta G should be negative. And in this case देखो अगर आपको इसको नेगेटिव करना है, ये चीज ऑलरेडी नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि डेल्टा एस पार्ट नेगेटिव हो गया तो ये ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. अब देखो आपके पास ये जो फर्स्ट पार्ट है डेल्टा एच, जो फर्स्ट पार्ट है डेल्टा एच, ये पार्ट तो नेगेटिव हो गया, बट ये एंटायर सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो तो पॉजिटिव हो गया. तो इसका मतलब अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आपको एड्सॉर्प्शन करवाना है तो इसका मतलब आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, बिकॉज इफ द बॉन्ड फॉर्म्ड इज स्ट्रॉन्गर,
the value of delta H will also be greater. For example, अगर आपके पास let's say दो सैंपल है, सैंपल A एंड सैंपल B, सैंपल A एंड सैंपल B, सैंपल A जो है वो 20 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, सैंपल B जो है वो 40 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो किस केस में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन रहा है? करेक्ट, जहां पे आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है वहीं पे आपका एनर्जी रिलीज जो है वो ग्रेटर होता है। सो फॉर दिस और इन दिस केस टू मेक डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव, the value of delta H must be large, एंड ये चीज लार्ज कब होगा? जब जो बॉन्ड फॉर्म्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो तो। इज दिस क्लियर? ओके ओके, मूविंग ऑन। तो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप एड्सॉर्प्शन को किस किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। देयर आर मेनी वेज इन व्हिच वी क्लासिफाई एड्सॉर्प्शन, हाउएवर द मोस्ट कॉमन वे इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्लासिफाई करते हो एज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। मीनिंग इसका बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कब होता है? जब सरफेस पे ज्यादा एंड बल्क में कम, ठीक है। एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन इसका एग्जैक्टली उल्टा, कि सरफेस में कम एंड बल्क में ज्यादा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन व्हेन सरफेस हैज ग्रेटर, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन व्हेन सरफेस हैज लेसर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये दोनों डायग्राम देखोगे 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो 2 जो है वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? करेक्ट, 2 जो है वो आपको पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन शो कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इसमें सरफेस पे जो है ज्यादा है, बल्क में जो है कम है। एंड 1 जो है वो आपको नेगेटिव एड्सॉर्प्शन शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड के केस में बल्क में ज्यादा है एंड सरफेस पे कम। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। One way of classifying adsorption is positive adsorption and negative adsorption. The other way of classifying adsorption is also called as physical adsorption or chemical adsorption. Physical adsorption is also called as physisorption. Chemical adsorption is also called as chemisorption. ठीक है, ये दोनों जो है ये हम डिटेल में आगे करेंगे। फिलहाल के लिए देखो बहुत ही सिंपल तरीके से, हेमिसॉर्प्शन तब होता है जब एक एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो तो। इन जनरल कोवैलेंट ही होता है, बट हेमिसॉर्प्शन इज व्हेन एन एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। वेयर एज इन केस ऑफ फिजिसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन के केस में जो है एक्चुअल में बॉन्ड्स नहीं बनते हैं। फिजिसॉर्प्शन के केस में देयर इज ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सच एज वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? ये चीज आपने केमिकल बॉन्डिंग में किया था, अगर आपको ध्यान में है तो हमने डिस्कस किया था डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है। तो जब आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, जहां पे फिजिसॉर्प्शन होता है, तो उस केस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है वो सारे के सारे आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल या वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वेयर एज जब आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है, in that case there is an actual bond formation taking place. actual bond का मतलब क्या है? कि वहां पे या तो एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा या तो एक आयनिक बॉन्ड होगा, हो सकता है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो। क्लियर? तो अगर आप सपोज करो कंपेयर करते हो बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, पी एंड सी, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसका बनेगा? करेक्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो केमिसॉर्प्शन का बनेगा, या यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज जो है, ज्यादा एनर्जी रिलीज जो है वो आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ही आएगा। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल लेटर ऑन। लेट्स मूव ऑन। अब इसका क्या देखो, यहाँ पे फैक्टर्स एंड थ्योरीज ऑफ, प्लीज स्टॉप ड्राइंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके अलावा आप देखो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच, what are the factors on which adsorption depends। ठीक है, इसके आगे हम जितने भी केसेस डिस्कस करेंगे, ऑल ऑफ दी केसेस विल बी गैसेस ओवर सॉलिड। आप कुछ भी और डिस्कस कर सकते हो, बट दैट इज बाय फार द मोस्ट कॉमन केस। अब देखो क्या है, अगर आप गैसेस ओवर सॉलिड डिस्कस कर रहे हो तो कितना गैस कितने सॉलिड पे एड्सॉर्ब होगा, वो ऑब्वियसली किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द नेचर ऑफ गैस, कि भाई अगर गैस एंड सॉलिड को आप डिस्कस कर रहे हो तो वो डिपेंड करेगा कि गैस का नेचर क्या है।
नेक्स्ट क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका सॉलिड का नेचर क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला अगर आप देखो, फर्स्ट वाला इज इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर एडजॉर्ब मोर, ठीक है। अब आप नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट को भूल जाओ, सबसे पहले आप सिर्फ इसी चीज को ध्यान दो, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस। अब देखो, जहां पे आपने गैसियस स्टेट पढ़ा था, हमने गैसियस स्टेट में डिस्कस किया था, अगर सपोज करो कि आपके पास, अगर सपोज करो आपके पास एग्जांपल है ऑफ लेट्स से NH3 एंड लेट्स से यू हैव N2, NH3 and N2, which of this is more easily liquefiable? ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में आ रहा होगा कि बिटवीन दीज टू NH3 इज मोर इजीली लिक्विफाइबल, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और फैक्टर याद आ रहा होगा कि जो हमने वॉन्डरवॉल गैस डिस्कस किया था, या जो हमने वॉन्डरवॉल इक्वेशन डिस्कस किया था, P + A n² / v², v v एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उस केस में आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स थे, A एंड B, ठीक है। अब बिटवीन A एंड B इंटरएक्टिव फोर्सेस के लिए कौन सा कांस्टेंट था? करेक्ट, between A and B interactive forces के लिए जो constant था that was A, and B was for, correct, B was for size of the molecule or volume of the molecule, ठीक है। तो अब देखो, जो आपका attractive force था that was dependent on A, ठीक है, जो attractive force था that was dependent on A, and if the value of A increases, if the value of A increases, is it more easily liquefiable or more difficult? Correct. If the value of A increases, if the value of A increases, the gas becomes easier to liquefy. अब देखो, यहाँ पे तीनों फैक्टर जो है वो आप एक साथ कंसिडर करोगे। अगर वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज करता है, अगर वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज करता है, यानी कि वो दो चीजों को अफेक्ट करता है। किस किस चीज को? अगर ए इंक्रीज कर रहा है तो इंटरएक्टिव फोर्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एंड जो गैस जो है वो आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। या आप इन दोनों को कनेक्ट करो कि अगर इंटरएक्टिव फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये चीज रिलेटेड किस तरह से है, जहां पे हमने जस्ट पीछे में डिस्कस किया फिजिसॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन, यहाँ पे बॉन्डिंग के पीछे रीजन क्या था? वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो अगर वॉन्डरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करेगा तो फिजिक्स ऑप्शन जो है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। सो विच इज व्हाई व्हेनेवर यू हैव इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, दे आर एब्सॉर्ब्ड मोर। इज दिस क्लियर? करेक्ट। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट देखो, ये डिस्कस करने से पहले आपने हजारों बार एड देखा होगा टीवी पे शैम्पू का या फेस वॉश का, उसमें आपने कई बार पढ़ा होगा एक्टिवेटेड चारकोल, ये साफ करे वो साफ करे, यस, ठीक है। तो आपने कई बार इस चीज का एड देखा होगा कि उस मेजरली एड में क्या आता है, मेजरली एड में आपका एक्टिवेटेड चारकोल ही आता है। नाउ व्हाई स्पेसिफिकली एक्टिवेटेड चारकोल? बिकॉज एक्टिवेटेड चारकोल इज एबल, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो बहुत सारी चीजों को फिल्टर कर सकता है या प्योरीफाई कर सकता है, विच इज व्हाई एक्टिवेटेड चारकोल इज वन ऑफ द बेस्ट एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एड्सॉर्बेंट यानी कि जो चीज एड्सॉर्ब करता है, तो चारकोल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एड्सॉर्बेंट फॉर गैसेस। तो जैसे आपने कॉस्मेटिक्स में देखा होगा, ठीक है, या कई बार आपने गैस मास्क सुना होगा, तो गैस मास्क में भी यू यूज चारकोल। व्हाई? बिकॉज चारकोल इज अ वेरी गुड एड्सॉर्बेंट ऑफ गैसेस। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर के केस में देखो क्या है, अगेन आपको यहाँ पे क्या समझना है कि इन ऑल ऑफ दीज केसेस हम हमेशा ये कंसिडर कर रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन इन आवर केस इज गैस ओवर सॉलिड, गैस ओवर सॉलिड। अब एक सेकंड के लिए आप गैस ओवर सॉलिड भूल जाओ, आप एक सेकंड के लिए सोचो कि ये गैस ओवर लिक्विड है, ठीक है, गैस ओवर लिक्विड। तो अगेन दिस इज आल्सो वेरी कॉमन, आप सभी ने इट एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, जब तक उसका ढक्कन बंद है तब तक उसके अंदर गैस जो है वो डिसॉल्व्ड है, लेकिन जैसे आपने ढक्कन खोल दिया, सारा का सारा गैस क्या करता है? वो एस्केप करता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो यानी कि मोर गैसेस आर फोर्स्ड, ठीक है। जैसे कि आपका पीछे में यहाँ पे डायग्राम है, if you increase the pressure here, then more gases are forced to interact with the molecules of the solid. So if you increase pressure, then more amount of gas is adsorbed.
राइट, क्लियर। ऑब्वियसली एक लिमिट के बाद जब ये पूरा का पूरा सरफेस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाए, अब अगर एक बार ये पूरा सरफेस जो है अगर वो ऑक्यूपाई हो जाए तो उसके बाद आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो और गैस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। देयर इज ओनली अ सर्टेन लिमिट जहां पे ये सारा मॉलिक्यूल्स या पूरा का पूरा सरफेस अगर ऑक्यूपाई हो गया तो आप और गैसेस एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दिस इज सेम एज अगर आप सपोज करो कोई भी, लेट्स से अगर आप अपना टेबल ही साफ कर रहे हो या अगर आप एक कोई भी टिश्यू पेपर यूज कर रहे हो कुछ भी साफ करने के लिए, तो इनिशियली तो वो टिश्यू पेपर आराम से साफ करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो टिश्यू पेपर खुद गंदा होता जा रहा है उसके अलावा एक पॉइंट के बाद अब वो और उस टेबल को या धूल को साफ नहीं कर सकता। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द टिश्यू पेपर और व्हेन द सरफेस इज क्लॉग्ड, उस केस में आप और उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के केस में इट डिपेंड्स कि आप फिजिक्स ऑप्शन कर रहे हो या केमीज ऑप्शन कर रहे हो। अगेन इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, यू ओनली हैव टू मेमोराइज दिस पार्ट। फिजिक्स ऑप्शन के केस में यू हैव वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड इन केस ऑफ केमीज ऑप्शन यू हैव एक्चुअल केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखो फिजिक्स ऑप्शन के केस में क्या चीज पाया गया है कि इन केस ऑफ फिजिक्स ऑप्शन अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, इफ यू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, और यू कैन फॉरगेट द प्रेशर, डजंट मैटर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फिजिक्स ऑप्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द फिजिक्स ऑप्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, whereas in case of chemies option, whereas in case of chemies option initially with increase in temperature ये जो है ये इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद जो है ये डिक्रीज करता है। अब देखो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, पहले हम फिजिक्स ऑप्शन ही देखते हैं। फिजिक्स ऑप्शन के केस में low temperature is preferred, low temperature is preferred, and as temperature increases the amount of adsorption decreases। ठीक है, इस चीज को आप कैसे समझोगे? बैक टू आवर इक्वेशन, बैक टू दिस इक्वेशन। यहाँ पे देखो हमारा साइन क्या आया था कि आपका डेल्टा एच जो है ये तो नेगेटिव आया था, बता रहा हूँ। ठीक है, आपका डेल्टा एच जो है ये तो आपका नेगेटिव आया था, लेकिन ये ओवरऑल टर्म क्या आया था? करेक्ट, ये ओवरऑल टर्म जो है वो आया था पॉजिटिव। एंड फॉर एड्सॉर्प्शन टू टेक प्लेस, यू नीड डेल्टा जी टू बी नेगेटिव। करेक्ट, यू नीड डेल्टा जी टू बी नेगेटिव। अब लेकिन अगर चीज क्या है कि ये ओवरऑल टर्म जो है ये पॉजिटिव आया था, एंड अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इसका पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर सपोज करो कि इनिशियली इसका वैल्यू जो है वो है -30 एंड इसका ओवरऑल वैल्यू जो है दैट इज +10, -30 +10, तो ये जो है ये आपका -20 आएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो हो सकता है कि ये आपका +10 से लेके +20 पे जाए या +25 पे जाए, तो डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, यानी कि योर रिएक्शन बिकम्स लेस एंड लेस स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब क्या है? योर टेंडेंसी टू रिएक्ट विल डिक्रीज। इज दिस क्लियर? या फिर इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन वन मोर मैनर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन यू आर प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू द गैस मॉलिक्यूल्स, राइट। एंड अगर आप उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि गैसेस का स्पीड जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, या गैसेस का स्पीड जो है दैट विल इंक्रीज। एंड इफ द स्पीड ऑफ गैसेस इज गोइंग टू इंक्रीज, अब इसका मतलब क्या है कि ये गैस मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे हिट तो करेगा, लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत ही लार्ज वेलोसिटी है तो ये वापस से बाउंस करके निकल जाएगा। ये सॉलिड जो है वो उस गैस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। फर्स्ट मेथड इज कि डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज करता है, या डेल्टा जी जो है वो अनफेवरेबल तरीके से चेंज कर रहा है। या दूसरा चीज कि अगर आप गैसेस को एनर्जी दे रहे हो तो उस केस में गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली एस्केप कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट इज केमीज ऑप्शन। केमीज ऑप्शन प्रेफर्स मॉडरेट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत ही लो है तो उस केस में देयर इज नो एड्सॉर्प्शन टेकिंग प्लेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है एड्सॉर्प्शन इज इंक्रीजिंग,
बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप टेम्परेचर को और भी इंक्रीज करते हो तो उस केस में अब आपका केमिसॉर्प्शन जो है ये भी आपका डिक्रीज कर रहा है. नाउ दिस यू कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर. सपोज करो कि अगर मैंने आपको दिया है, आपको कुछ भी कॉम्बिनेशन करना है, लेट्स से आपको अमोनिया फॉर्म करना है, आपको अमोनिया फॉर्म करना है यूजिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. अब अगर आप लिखते हो N2 plus 3H2 gives you NH3 gives you 2NH3, ये इक्वेशन तो करेक्ट है. ठीक है. लेकिन क्या ये इक्वेशन या क्या ये रिएक्शन माइनस 50 डिग्री सेल्सियस पे होगा? ठीक है. ये रिएक्शन जो है ये माइनस 50 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा. क्यों? बिकॉज नाउ बोथ द रिएक्टेंट डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा. ठीक है. तो लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द रिएक्शन एट माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, आपने वो रिएक्शन को किया एट लेट्स से 250 डिग्री सेल्सियस. अब 250 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन जो है वो होगा. क्यों? क्योंकि अब दोनों ही स्पीशीज के पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो अब बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके. इज दिस क्लियर? ठीक है. अब लेकिन अगर सपोज करो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि -50 पे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, 250 पे रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस. लेकिन अब अगर मैं इसी चीज को 1000 डिग्री कर दूं, कि इंस्टेड ऑफ 250 अब मैं अगर 1000 डिग्री कर दूं, तो जो NH3 फॉर्म भी हुआ था अब वो भी डिकम्पोज करना स्टार्ट कर जाएगा. सबसे पहला कंडीशन क्या था? जब टेम्परेचर बहुत ही लो था तब वो बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं सकता था. मॉडरेट टेम्परेचर पे उसने बॉन्ड फॉर्म किया, वेरी हाई टेम्परेचर पे अब वही बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने लग गया. तो इसीलिए यू डू नॉट नीड वेरी लो टेम्परेचर, यू डू नॉट नीड वेरी हाई टेम्परेचर. आपको यहाँ पे क्या चाहिए? यू प्रेफर मॉडरेट टेम्परेचर. क्लियर टू एवरीवन? ओके. अब देखो यहाँ पे जो आपको एक टर्म दिया हुआ है x/m, यहाँ पे आपको एक टर्म दिया हुआ है x/m. नाउ व्हाट डज दिस x/m मीन? सपोज करो कि आपको एग्जांपल दिया रहा है, सपोज करो कि आपको एग्जांपल दे रहा है, आपके पास है सॉलिड A. ठीक है. आपके पास सॉलिड A है लेट्स से 10 ग्राम एंड आपके पास है सॉलिड B. लेट्स से सॉलिड B इज फॉर एग्जांपल 2 ग्राम. ठीक है. बोथ ऑफ दीज आर सॉलिड्स. अब सॉलिड A जो है उसने गैस को एब्जॉर्ब किया. Now 10 grams of solid A has absorbed, let's say, 50 grams of gas. 10 grams of solid A has absorbed 50 grams of gas. 2 grams of solid B has, let's say, absorbed 20 grams of gas. ठीक है. तो अब between A and B better कौन सा हुआ? कौन सा होगा बताओ? ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास A जो है, A ने 50 ग्राम से एब्जॉर्ब किया, B ने तो सिर्फ 20 ग्राम से एब्जॉर्ब किया. लेकिन अगर आप दोनों का क्वांटिटी देखोगे, आपने A यूज भी तो किया 10 ग्राम्स, राइट? आपने A तो 10 ग्राम्स यूज किया, B जो है वो ओनली 2 ग्राम्स ही यूज किया. तो अब बिटवीन बोथ ऑफ दीज बेटर कौन सा है वो आपने कैसे निकाला? आपने पर ग्राम करके निकाला. तो अगर आप A के बारे में डिस्कस करोगे तो इन केस ऑफ A जो है वो 5 ग्राम ऑफ गैस एब्जॉर्ब करेगा पर ग्राम of solid, correct? Whereas B जो है B absorb करेगा 10 ग्राम of gas over 1 ग्राम of solid, correct? तो अब ऐसे में आपका बेटर क्या गया? ऐसे में आपका बेटर जो है वो B पार्ट आ गया. तो जो ये x/m है, दिस रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. x जो है इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ गैस, m जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सॉलिड. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट इज स्पेसिफिक सरफेस एरिया. मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी पर ग्राम. तो जब भी स्पेसिफिक होता है उसका मतलब हमेशा होता है पर ग्राम. तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया वेरी सिंपली मींस सरफेस एरिया पर ग्राम. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, लेट्स से आपके पास है सॉलिड A. ठीक है. एंड आपके पास है सॉलिड B. दोनों का ही आपने एक एक ग्राम ही लिया है. फॉर बोथ ऑफ दीज यू हैव टेकन 1 ग्राम. बट A जो है उसका सरफेस एरिया लेट्स से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड B जो है उसका सरफेस एरिया लेट्स से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो इन दिस केस किसके पास सरफेस ज्यादा है? B के पास सरफेस ज्यादा है, करेक्ट? एंड अगर B के पास सरफेस ज्यादा है
तो जैसे देखो हमारा फिर पुराना एग्जाम्पल्स है, देखो जैसे हमारा पुराना एग्जाम्पल्स है, चलो आप ये वाला देखो, ठीक है। अब जिसके पास ज्यादा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इन दिस केस अगर आपके पास बी के पास सरफेस ज्यादा है तो बी जो है वो ज्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब कर पाएगा, राइट। Okay, and finally the last part is activation of solid. Now what does activation of solid mean? अब ये चीज देखो आपने, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपने क्यूब लिया, दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अ क्यूब, ठीक है। लेट्स से कि आपने क्यूब लिया, ठीक है, इसके आगे का आप इमेजिन कर सकते हो। लेट्स से कि आपने क्यूब लिया, ठीक है। नाउ द साइड ऑफ दिस क्यूब, the sides of this cube is 1 सेंटीमीटर। ये साइड जो है दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्यूब का सरफेस एरिया कितना आएगा? क्या हो गया, क्यूब का सरफेस एरिया भूल गए क्या आप सब? अगर साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया कितना आएगा? करेक्ट, सरफेस एरिया जो है वो आपका आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया जो है वो आपका आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सपोज, यू डिवाइड, दिस स्क्वायर इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। सपोज यू डिवाइड दिस स्क्वायर इनटू टू पार्ट्स, तो अब आपके पास ओवरऑल सरफेस एरिया कितना आ गया बताओ? क्या हो गया, बेसिक मैथ्स है। हाँ, नो, अब इसको डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करो, यानी कि अब आपका ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो गया, ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो गया, तो दो नए सरफेसेस बने, ठीक है। दो नया सरफेस बनेगा, ईच सरफेस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इफ नाउ यू हैव टू न्यू सरफेसेस, तो आपके पास ओवरऑल कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, हाँ ना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से अगर आप इस क्यूब को और भी फर्दर डिवाइड करते हो, ठीक है, जितना ज्यादा आप डिवाइड करते जाओगे उतना ज्यादा ही सरफेस आता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड। अगर आप इसी चीज को एकदम ही पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो उस केस में इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। तो हो सकता है अगर आपने कैटलिस्ट कभी पढ़ा, कैटलिस्ट, या अगर आपने पढ़ा होगा कि फाइनली डिवाइडेड आयरन या फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम या फाइनली डिवाइडेड निकल, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या होता है कि आप इसको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हो, क्यों? ताकि इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करे। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अगेन लेट्स डू अ रिकैप कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स है विच अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वेरी सिंपल फैक्टर्स, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, गैस ओवर सॉलिड। अगर गैस ओवर सॉलिड है तो पहला फैक्टर क्या होगा, नेचुरली गैस होगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर गैस है तो फिर प्रेशर होगा, एंड अगर प्रेशर है तो फिर उसके साथ हमेशा टेम्परेचर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर देखो आपका नेक्स्ट दो फैक्टर क्या हो गए, दो फैक्टर्स गैस के, अब दो फैक्टर्स सॉलिड के। तो फर्स्ट फैक्टर सॉलिड का क्या हो गया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सेकंड फैक्टर सॉलिड का क्या होगा कि एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड। इज दिस क्लियर? ओके, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड, एक्टिवेशन वर्ड जो है उसका कोई मतलब नहीं है। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि आप एक बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हो। कि अगर आप किसी भी चीज को ग्राइंड करते हो, ठीक है, ग्राइंड करने का मतलब होता है पिसना। अगर आप किसी भी चीज को ग्राइंड करते हो तो उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। आप अगर एक क्यूब को डिवाइड करते जाओगे तो उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है। क्लियर? नेचर ऑफ गैस के केस में देखो क्या है, नेचर ऑफ गैस के केस में यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर एब्सॉर्ब्ड मोर। नाउ व्हाई इन पर्टिकुलर इजीली लिक्विफाइबल गैस, जब आप इजीली लिक्विफाइबल गैस करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि इन दिस केस द वैल्यू ऑफ ए, जो आपका वंडरवॉल कांस्टेंट होता था, द वैल्यू ऑफ ए इज लार्ज,
and if the value of A is large, it means that the forces of attraction are also large. The forces of attraction are also large, right? So if the forces of attraction are large, यानी कि the van der Waals force of attraction are large, तो वैसे केस में जो हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया कि physics option के केस में what is the factor? The factor is force of attraction. So if the force of attraction is large, in that case physics option is also large. अब ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? हाँ ना? ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? केमिस ऑप्शन में फैक्टर बॉन्डिंग होता है. यस यू आर राइट. केमिस ऑप्शन के केस में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो भी क्राइटेरिया होगा, केमिस ऑप्शन एग्जैक्टली उसी क्राइटेरिया पे ही डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल अगर एक केस में आपका केमिस ऑप्शन, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू केसेस ए एंड बी, इफ ए हैज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, बी हैज अ वीकर बॉन्ड, ठीक है, तो आपके सारे फैक्टर्स यानी कि डेल्टा एच या डेल्टा एस या डेल्टा जी, ये सारे जो है वो आपके उसी बॉन्ड पे ही डिपेंड करेंगे. एग्जैक्टली सेम. फिर उसके बाद देखो नाउ थ्योरीज टू एक्सप्लेन आइसोथर्म. ठीक है, आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डज आइसोथर्म मीन? बताओ. करेक्ट. आइसोथर्म का मतलब होता है सेम टेम्परेचर और व्हेन यू होल्ड द टेम्परेचर कांस्टेंट. देखो हमने पहले ये तो डिस्कस कर लिया कि इन दिस केस यू आर वेरिंग द टेम्परेचर बट प्रेशर इज कांस्टेंट. एंड अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्म हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट. अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट इन अ ग्राफ और इन अ लाइन, इट इज कॉल्ड एज एन आइसोबार. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो हमने एक्सप्लेन किया, इन दैट केस दीज वर आइसोबार्स. यहाँ पे आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर जो है उसको आपने वेरी किया. अब हम इसका एग्जैक्टली उल्टा करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा बट प्रेशर जो है वो वेरी करेगा. ठीक है. So in order to explain this, there are two theorems. The first is Freundlich adsorption isotherm. The second is Langmuir adsorption isotherm. Okay. Now to explain this, okay, to explain this, pay attention. अब देखो इस केस में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपका आइसोथर्म क्या आ रहा है कि आपके पास इनिशियली कोई भी ग्राफ है, यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपका एक्सिस क्या था बताओ? On the left hand side your axis was correct. On the left hand side your axis was x by m, where x represents amount of gas, m represents amount of solid. ठीक है. एंड क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो आपका x एक्सिस जो है वो आपका आएगा प्रेशर. इन दिस केस द ग्राफ वेरीज इन दिस वे. इनिशियली जो है आपका ग्राफ इंक्रीज करता है, फाइनली जो है आपका ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है. जिस पार्ट पे ग्राफ जो है वो कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज पीएस और प्रेशर सैचुरेशन. दिस इज कॉल्ड एज पीएस और प्रेशर सैचुरेशन. नाउ व्हाई सैचुरेशन? क्योंकि इस पॉइंट के आगे और गैस जो है वो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है. इज दिस क्लियर? ठीक है. अब इसके आगे देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यू यूज टू थ्योरीज. फर्स्ट इज फ्रीउंडलिक थ्योरी. इसकी स्पेलिंग का मैं श्योर नहीं, बाद में चेक कर लेना. फर्स्ट इज फ्रीउंडलिक थ्योरी. द सेकंड इज लैंगमुइर थ्योरी. ठीक है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है ना. देखो अब फ्रीउंडलिक थ्योरी में क्या होता है. इन केस ऑफ फ्रीउंडलिक थ्योरी, द इक्वेशन दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस ग्राफ, द इक्वेशन दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस ग्राफ इज x by m is equal to k p to the power 1 by n. ठीक है, आपको अभी ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लो. In this case the graph is represented as x by m, which is equal to k p to the power 1 by n, where k here is a constant. ठीक है. अब देखो इस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है. When the pressure is low, ठीक है, when the pressure is low, it is assumed that the value of n is equal to 1. When the pressure is low, it is assumed that the value of n is equal to 1.
एंड अगर वैल्यू ऑफ n 1 है तो आपका यही इक्वेशन किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू k इंटू पी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर आप n का वैल्यू 1 डालते हो तो 1 बाय 1 तो 1 ही रहेगा, तो इन दैट केस योर इक्वेशन कन्वर्ट्स टू x बाई एम इज इक्वल टू के पी, करेक्ट। हाँ ना, ठीक है। तो इन दिस केस आपका ग्राफ ये किस तरह का ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ आएगा, यानी कि योर ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड देखो आपका यहाँ पर भी ग्राफ क्या है, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसी ग्राफ को आप एक्सप्लेन करते हो यूजिंग x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी। फिर देखो इसका सेकेंड हाफ क्या है, इसका सेकेंड हाफ ये बोलता है when the value of pressure is large, when the value of pressure is large, n is considered to be infinity. Now if n is considered to be infinity, तो फिर आपका इक्वेशन क्या आएगा बताओ। If n is considered to be infinity, then your equation will become slightly correct, थोड़ा सा आपको बस करेक्ट करना है, करेक्ट। आपका x by m जो है, x by m will become constant, एंड अगर आपका x बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो फिर ये ग्राफ किस तरह से आता है, ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, करेक्ट। तो देखो दिस पार्ट, ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज लार्ज, दिस पार्ट इज एबल टू एक्सप्लेन द सेकेंड हाफ ऑफ द ग्राफ, करेक्ट। जो आपका इन बिटवीन पार्ट है, जो आपका इन बिटवीन पार्ट है, इस पार्ट को आप एक्सप्लेन करते हो व्हेनेवर द प्रेशर इज मॉडरेट। In that case, you say that the value of n is between 1 to infinity. In this case, if the value of n is between 1 to infinity, तो यहाँ पे आपका ना ही straight line इस तरह से आएगा, ना ही straight line इस तरह से आएगा। In this case, ये वाला part जो है ये आपका as a curve आएगा। तो देखो एक और बार, अगेन इस चीज को आप एक्सप्लेन कैसे करते हो, आपका ग्राफ जो है that is something like this, ठीक है। जो आपका फर्स्ट हाफ है, this part, in this case you explain it as x by m is equal to k into p. In this case it is assumed that the value of n is equal to, the value of n is equal to, correct, in this case the value of n is equal to 1, जहां पर आपका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गया है, in that case it is explained as x by m is equal to constant. In this case the value of n is correct, the value of n is equal to infinity. एंड जो आपका ये इन बिटवीन पार्ट है, देखो इन बिटवीन पार्ट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनिशियली n का वैल्यू 1 है, फाइनली n का वैल्यू इंफिनिटी है, तो नेचुरली n का वैल्यू क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो इन बिटवीन दिस यहाँ पे आप ये अज्यूम करते हो कि n का वैल्यू जो है दैट इज बिटवीन 1 टू इंफिनिटी, एंड यहाँ पे आप ग्राफ को एज इट इज ही कंसीडर करते हो, यानी कि यहाँ पे आप यही बोलोगे कि इक्वेशन जो है वो आपका है x by m is equal to k p to the power 1 by n. Is this clear? ठीक है, सो this is Freundlich adsorption isotherm. This is your Freundlich adsorption isotherm. In case of Langmuir adsorption isotherm, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? In case of Langmuir adsorption isotherm, the same graph is explained by using x by m is equal to ap by 1 plus bp, ठीक है, ap by 1 plus bp। अब आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करते हो, यहाँ पे a and b are constants, a and b are constants। अब आप इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करते हो, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ p इज लो, व्हेन द वैल्यू ऑफ p इज लो, तो 1 प्लस bp में ये वाला पार्ट का वैल्यू वेरी स्मॉल होगा या वेरी लार्ज होगा? When the value of p is low, bp becomes very small or very large? नहीं, यहाँ पे a और b वॉन डर वॉल कांस्टेंट नहीं है, नो, a and b are not van der Waals constant, a and b are Langmuir constants, ठीक है, या यहाँ पे कोई भी रैंडम कांस्टेंट है। तो in this case this expression approximately becomes 1,
तो आपका यही एक्सप्रेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाउ x बाई m बिकम्स a इंटू p। अब ये a इंटू p हो गया, यानी कि आपका ग्राफ क्या हो गया? y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू mx का मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक्सप्लेन कर पा रहा है। करेक्ट? यस और नो? ठीक है। दूसरा केस आप खुद से ट्राई करो। दूसरा केस आप खुद से ट्राई करो। इफ द वैल्यू ऑफ p इज वेरी लार्ज, इफ द वैल्यू ऑफ p इज वेरी लार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई m? खुद से ट्राई करो। करेक्ट। अगर आपका p का वैल्यू वेरी लार्ज है तो इन दिस केस जो आपका 1 प्लस bp है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा? b इंटू p बन जाएगा। अब देखो यानी कि आपका ग्राफ क्या बन गया? नाउ दिस बिकम्स x बाई m इज इक्वल टू a इंटू p। ये तो आपका न्यूमरेटर में था। डिनोमिनेटर में क्या रह गया? b इंटू p रह गया, यानी कि प्रेशर एंड प्रेशर पार्ट जो है वो आपका कैंसिल आउट हो गया। सो इन दिस केस नाउ योर x बाई m which is equal to a by b. Now since both of these are constants, since both of these are constant, this is same as equal to some other constant. तो यहाँ पे देखो आपका वैल्यू क्या हो गया? y is equal to some constant. So this graph is able to explain वो पार्ट जहां पर कि आपका ग्राफ जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। एंड इन बिटवीन ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो आप इसी इक्वेशन से ही एक्सप्लेन करोगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, देखो एक और बार देख लो। टू एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब जहां पर कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो बट प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। as pressure is increasing the amount of adsorption is also increasing, but एक point के बाद ये जो है ये constant हो गया। So this is explained using two theorems, Freundlich adsorption isotherm and Langmuir adsorption isotherm। Freundlich के केस में आप यूज करते हो x by m is equal to k p to the power 1 by n। Langmuir के केस में आप यूज करते हो x by m is equal to ap by 1 plus bp। कंडीशन जो है बाकी का एग्जैक्टली सेम है, दोनों केस में आप एग्जैक्टली सेम मेथड ही यूज करते हो। इनिशियली आप चेक करते हो व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज वेरी लो। नेक्स्ट केस में आप चेक करते हो व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज वेरी हाई। व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज वेरी लो, इन दैट केस n इज इक्वल टू 1। द प्रेशर ऑफ वैल्यू व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई, n इज आल्सो हाई। आप ऐसे इमेजिन करो, प्रेशर लो, n लो, प्रेशर हाई, n आल्सो हाई। ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आप कई बार बुक्स में या क्वेश्चंस में आप कुछ ऐसा देखो, x बाई m इज इक्वल टू के पी टू द पावर n। x बाई m इज इक्वल टू के पी टू द पावर n। अब देखो ये पार्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका 1 बाई n है, यहाँ पे आपका n है। तो ऐसे केस में आपका n का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा ना। इफ अगर आपको ये कंडीशन दिया गया है, इफ यू आर गिवन दिस कंडीशन एंड इफ लेट्स से द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज लो, तो n का वैल्यू क्या आएगा बताओ? The value of if the value of pressure is low, हाँ वापस सोचो। करेक्ट। इफ द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज लो, आप हमेशा ये समझो कि आपको कौन सा इक्वेशन चाहिए। आपको कौन सा इक्वेशन चाहिए? अगर प्रेशर लो है तो आपको ये इक्वेशन चाहिए। एंड अगर आपको ये इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को मैच करवाना है तो n का वैल्यू क्या आएगा? करेक्ट, आपका n का वैल्यू जो है वो आएगा 1। ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट अगर हम इसी इक्वेशन को ही कंसीडर करें, वी आर स्टिल कंसीडरिंग दिस इक्वेशन। नाउ इफ इन दिस केस द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज लेट्स से हाई, तो इन दैट केस n का वैल्यू क्या आना चाहिए बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आपका n का वैल्यू आना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि आप इस इक्वेशन को इक्वेट करवा रहे हो विद दिस इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन द पावर ऑफ p इज 0। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका फिर n का वैल्यू क्या आना चाहिए? इन दिस केस द वैल्यू ऑफ n शुड बी इक्वल टू 0। तो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। कई बार क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह से घुमा के दे देगा। ठीक है। तो आपको वैसे केस में समझना है कि आपको क्या इक्वेशन चाहिए एंड वो इक्वेशन आने के लिए आपको क्या वैल्यू डालना है। क्लियर?
कौन सा वाला पार्ट? जो सेकेंड पार्ट? व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट यू हर्ड? ठीक है, यहाँ पे देखो एक और बार देख लो कि कई बार क्वेश्चन जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, चलो लेट्स मॉडिफाई वन मोर क्वेश्चन, इजी होगा। ठीक है, लेट्स मॉडिफाई वन मोर क्वेश्चन। सपोज करो कि आपको दिया गया है, सपोज करो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इन योर केस x बाई एम, ठीक है, x बाई एम इज इक्वल टू k p टू द पावर 2 बाई n। लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया गया है x बाई एम इज इक्वल टू k p टू द पावर 2 बाई n। नाउ व्हेन प्रेशर इज वेरी लो, द वैल्यू ऑफ n शुड बी इक्वल टू, करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको इस केस में, इन दिस केस यू हैव टू फिट द इक्वेशन एज x by m is equal to k into p, p to the power 1। यानी कि यहाँ पे आपका n का वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली 2 आना चाहिए। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं कि लेट्स से द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज वेरी हाई, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? n का वैल्यू इंफिनिटी होगा या 2 टाइम्स इंफिनिटी होगा? ठीक है, n का वैल्यू जो है वो इंफिनिटी ही रहेगा, आपको इसको 2 टाइम्स इंफिनिटी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इन दैट केस व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई, you want the value as x by m is equal to k only। तो यहाँ पे p का वैल्यू 0, तो अगर आप 2 by n का वैल्यू करना चाहते हो 0, अगर आप 2 by n का वैल्यू करना चाहते हैं 0, तो आपका n का वैल्यू जो है वो आएगा इंफिनिटी। आपको इस चीज को फिट करना है बिकॉज यू हैव टू फिट योर इक्वेशन इन दिस ग्राफ। अगर आपका इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है तो इस इक्वेशन का कोई पॉइंट नहीं। इज एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर थिंग। अगेन हम अभी तक जितना भी पार्ट डिस्कस करते आ रहे हैं, ऑल ऑफ द पार्ट इज गैस ओवर सॉलिड। ठीक है, जितना भी पार्ट है हम सारा का सारा गैस ओवर सॉलिड ही कंसिडर कर रहे हैं, बट इसके अलावा इसके कितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी लिक्विड ओवर सॉलिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी सॉलिड ओवर लिक्विड, और इट कैन बी एनी अदर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पर कि हमने कोई भी इक्वेशन यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने फ्लूइडिक वाला यूज किया है वेयर x बाई एम इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 बाई n। नेसेसरी नहीं है कि आप गैस को ही कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, अगर सपोज कर आप कंसिडर कर रहे हो सॉलिड ओवर लिक्विड, या हो सकता है कि आप कंसिडर कर रहे हो लिक्विड ओवर सॉलिड, तो इसी प्रेशर के टर्म को आप चेंज कर सकते हो विद सी। सी यहाँ पे हुआ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको हमेशा क्या बोला था, कॉन्सेंट्रेशन जब भी दिया गया इट ऑलवेज मीन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज मीन्स, करेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज मीन्स मोलारिटी। तो यहाँ पे जो आपको के पी दिया गया है, हो सकता है कि उस पी के जगह आपको सी दे दे, या हो सकता है कि आपको एम दे दे। एम इज रेयर, आपको हमेशा सी ही मिलेगा। तो यही चीज को हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन इट इन दिस वे, यू मे आल्सो गेट x by m is equal to k c to the power 1 by n। बाकी का सब कुछ एग्जैक्टली exactly सेम ही रहेगा। एंड ऑब्वियसली ये चीज तो मैंने आपको फ्लूइडिक के केस में बोला है, यू कैन ऑल्सो प्रोबेबली ऑल्सो गेट इट इन लैंग्वेज फॉर्म। हो सकता है कि आपको ये भी मिले कि x by m which was equal to AP by 1 plus BP, आपको ये देने के जगह हो सकता है आपको दे दे कि x by m is equal to AC by 1 plus B into C। Is this clear? Okay, so back to our presentation। ठीक है, यहाँ पे देखो, so there are two theories to explain adsorption, two theories to explain adsorption, Freundlich adsorption isotherm and the second is Langmuir adsorption isotherm। उसके अलावा देखो, अगर आप ये वाला ग्राफ देखोगे, इस वाले ग्राफ में देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, as temperature is decreasing x by m is increasing, as temperature is decreasing x by m is increasing। So does this represent physisorption or chemisorption? बताओ।
ये होता है कि एक ने गलत बोला तो सबने गलत बोला। देखो हमने पीछे में क्या डिस्कस किया, फिजिक्स ऑप्शन प्रेफर्स लो टेम्परेचर, केमीज ऑप्शन प्रेफर्स मॉडरेट टेम्परेचर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि लो टेम्परेचर। एंड अगर लो टेम्परेचर फेवरेबल है सो दिस बिकम्स, क्या बन जाएगा अब ये बताओ? करेक्ट। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग फिजिक्स ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? ओके ना, देखो एग्जैक्टली फिर वही चीज, मॉडिफिकेशन फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब जहां पे आप सॉलिड ओवर लिक्विड या लिक्विड ओवर सॉलिड कर रहे हो, इन दैट केस यू ओनली हैव टू चेंज द प्रेशर पार्ट टू कंसंट्रेशन पार्ट। बाकी का पूरा जो है वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। जो आपका एक्स बाई एम के पी टू द पावर 1/n था, उसके जगह वो आपका हो जाएगा एक्स बाई एम इज इक्वल टू के सी टू द पावर 1/n। जहां पे आपका एक्स बाई एम ए पी बाई 1 प्लस बी पी था, उसी की जगह आपका ए सी बाई 1 प्लस बी इंटू सी। मूविंग ऑन, now what are the uses of adsorption? बहुत सारे यूजेस तो आप खुद ही बोल सकते हो। अगर आप शैम्पू में एंड फेस वॉश में एंड जो आपका एक्वागार्ड आता है ये सब में यूज करते हो, तो बाई फार उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है? फिल्ट्रेशन। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, activated charcoal is also used in gas masks to remove poisonous gases. जितने भी फायर फाइटर्स होते हैं, जितने भी फायर फाइटिंग गैस होते हैं, जितने भी फायर मास्क होते हैं, all of them use activated charcoal. Activated charcoal जो है, it will absorb all the poisonous gases such as carbon monoxide, carbon dioxide, methane, and all the other organic gases. So in that case, you use this in gas masks. उसके अलावा एनिमल चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मैटर। कलरिंग मैटर का मतलब क्या है? हो सकता है कि आपने कभी ना कभी डाई होते हुए देखा होगा। ठीक है, डाई होते हुए यानी कि DYE। ठीक है, आपने हो सकता है कभी ना कभी डाई होते हुए देखा होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, पानी में डाई डालते हैं, फिर उसके अंदर कपड़ा डालते हैं, फिर फाइनली वो कपड़ा जो है वो कलर्ड होके निकलता है। बट सारा का सारा डाई जो है वो कपड़े पे एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जो रिमेनिंग है, ठीक है, activated charcoal is obtained from wood. Activated charcoal is obtained from wood। पहली बात तो चारकोल इज कार्बन। कार्बन का सोर्स कहीं से भी हो सकता है। कार्बन जो है वो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर से आप निकाल सकते हो। कार्बन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड और कार्बन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल टिपिकली इज फ्रॉम वुड। एनिमल चारकोल इज टिपिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, या जब आप हड्डियों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हो, तो इन दैट केस द कार्बन दैट इज लेफ्ट, ठीक है, दैट इज टिपिकली कॉल्ड एज एन एनिमल चारकोल। ऑब्वियसली इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, बट टिपिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, सो एनिमल चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मैटर, यानी कि जो भी डाई एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उस पार्ट को रिमूव करने के लिए यू यूज एनिमल चारकोल। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन इज जो आपके पास एक्वागार्ड होता है घर पे। ठीक है, वो एक्वागार्ड क्या करता है, वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज हार्ड वाटर? पार्टली करेक्ट, बट हार्ड वाटर कैसे पता चलता है कि वो वाटर हार्ड है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? करेक्ट। हार्ड वाटर जो है इट डज नॉट, हार्ड वाटर जो है इट डज नॉट फॉर्म लैथर। ठीक है, hard water does not form lather, and hard water is present whenever you have carbonates and bicarbonates, bicarbonates and sulfides and chlorides। ठीक है, टिपिकली ये चार ही होता है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फाइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, so these cause water hardness। ठीक है, हार्ड वाटर का मतलब क्या है? हार्ड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, हार्ड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वॉशिंग। ठीक है, एंड प्लस हमने मेटलर्जी में एक पढ़ा था, मेटलर्जी में किस केस में लैप्टर फॉर्म होता था बताओ? करेक्ट। तो जहां पे हमने मेटलर्जी में फ्लोटेशन पढ़ा था, इवन वहां पर भी आप हार्ड वाटर जो है वो आप यूज नहीं कर सकते। हार्ड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, हार्ड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस।
सो यू यूज आयन एक्सचेंज. आयन एक्सचेंज क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. सो यू यूज आयन एक्सचेंज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर. इसके अलावा नेक्स्ट सिलिका जेल इज यूज्ड टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी. ये आप सभी ने देखा है. अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवाने के अंदर जो एक डब्बा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डब्बा होता है उसके अंदर एक छोटा सा सिलिका का पैकेट होता है, राइट. उसमें उसमें स्फेरिकल सिलिका, राइट, उसमें सिलिका के पैकेट्स होते हैं. तो वो करता क्या है, इट एब्जॉर्ब्स ह्यूमिडिटी. जो अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर जो है वो अंदर आ गया तो वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो सिलिका जेल इज यूज्ड टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी. ठीक है. एंड उसके अलावा जितने भी कैटलिस्ट होते हैं, जितने भी कैटलिस्ट होते हैं, ऑल ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है, बिहेव, और ऑल ऑफ द कैटलिस्ट, हाँ यस, उसमें डू नॉट ईट, शाबाश. ठीक है. तो जितने भी कैटलिस्ट होते हैं, ऑल ऑफ दोस कैटलिस्ट यूज एडजॉर्प्शन, ऑल ऑफ द कैटलिस्ट यूज एडजॉर्प्शन टू इंक्रीज द केमिकल रिएक्टिविटी. सो फार सो गुड. यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है. आपका एड्सॉर्प्शन पार्ट जो है वो यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट वी हैव कैटलिस्ट. कैटलिस्ट स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास? चलो, we'll do catalyst in the next class. We will do catalyst in the next class. ठीक है. Let's do a very quick revision. Let's do a very quick revision. Okay. So now, first of all, why do you have surface chemistry? We have surface chemistry. Why? Because bulk में and surface में force of attraction जो है वो different होते हैं. Surface में force of attraction जो है those are imbalanced. Surface chemistry has typically three parts: adsorption, catalyst, and colloids. Adsorption के केस में whatever is adsorbed is called as, जो चीज adsorb होता है उसको आप क्या बोलते हो? Correct. And जिस पर adsorption हो रहा होता है that is called as, correct, जिस पर adsorption हो रहा होता है that is called as adsorbent. उसके अलावा when you have positive adsorption, so which one has more, surface or bulk? Correct. When you have positive adsorption, in that case more amount of adsorbent is present on the surface and less in the bulk. इसके अलावा देखो, what is the other way in which adsorption is classified? एक तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बोल दिया, दूसरा क्या है बताओ? Correct. Physical adsorption and next is chemical adsorption. ठीक है. Now, what is it called when adsorption and absorption both take place? Correct. What is the adsorption of gases over solids called? Correct. What is the opposite of adsorption? Correct. इसके अलावा what are the factors on which rate of adsorption depends? ठीक है, हम एक एक फैक्टर डिस्कस करेंगे. What was the first factor? Correct. First factor was nature of adsorbent. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं between let's say HCl and oxygen, HCl and O2, तो कौन सा ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? करेक्ट. HCl जो है, O2 नहीं, HCl, क्योंकि HCl के केस में HCl has dipole moment. Since HCl has dipole moment, it will have a larger value of A. Okay. इसके अलावा the next factor was correct, nature of adsorbent, and the most common adsorbent was correct, the most common adsorbent was charcoal. उसके अलावा the next factor was correct, the next factor was pressure. Increases with pressure then becomes saturated. ठीक है. प्रेशर एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो थ्योरम्स यूज किए which were, स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो, चल जाएगा. करेक्ट. एक था लैंगवर, दूसरा वाज फ्रिंडलिक. करेक्ट. ठीक है. व्हाट वाज द नेक्स्ट फैक्टर आफ्टर प्रेशर? करेक्ट, टेम्परेचर. फिजिसॉर्प्शन
Physics option prefers high temperature, moderate temperature, or low temperature. Correct. And what about chemies option? Correct. What was the next factor? Correct. And what was the factor after that? What does activation mean? करेक्ट. ठीक है. जो आपका एड्सॉर्प्शन पार्ट है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन पार्ट में सिर्फ एक और पार्ट है, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन. ये वाला पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे.